हेलो स्टूडेंट, जैसा कि आपको मालूम है कल तक हमने कुषाण वंश के बारे में हमने पढ़ा था कि कुषाण वंश किस तरीके से शासन किया, शासन की प्रक्रिया को हमने ढंग से पढ़ा था। उसके पश्चात में कुषाण वंश के महानतम शासकों के अंदर बात की जाए तो कनिष्क का नाम आता है। इसी प्रक्रिया के अंतर्गत आगे चला जाए कुषाणों के बाद में हम जिस वंश के बारे में हम अब पढ़ने जा रहे हैं वो वह था हूण। हूणों के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। हूण कौन थे, कहाँ से आए और किस तरीके से उन्होंने अपनी शासन व्यवस्था को स्थापित किया। क्या वो बिल्कुल बर्बर जनजाति के रूप में ही सिमट कर रह गए या फिर अपनी शासन व्यवस्था को आगे बढ़ाने में वे कामयाब हुए। चलो इसी चीज को ध्यान रखते हुए आपका चैप्टर 3 का लास्ट टॉपिक है हूण, जो मैं आपको नहीं दे पाया था उसको मैंने आज आपके लिए लेकर आया। हूण क्या है? कुछ इतिहासकार हूणों के बारे में ये उनका मत है, उनका मानना है। उनकी उत्पत्ति को लेकर कुछ इतिहासकारों के अंदर अपनी मत को उत्पत्ति को लेकर क्या चल रहा है, अभाव चल रहा है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि इतिहास के अधिकतर इतिहासकारों का मत है कि ये भी मंगोलों की तरह मध्य एशिया के अंतर्गत खाना बदोश या बर्बर जनजाति थी। कहाँ पर? जैसे मध्य एशिया के अंदर एक जनजाति उभर के सामने है, जनजाति थी जिसका नाम था मंगोल। उसी की भांति ये बर्बर और खाना बदूश जनजाति थी। बर्बर और खाना बदूश जनजाति से आप समझ गए होंगे किस तरीके की जनजाति थी। बर्बर थी, खाना बदूश जनजाति थी, जिसके बारे में कुछ इतिहासकारों ने बताया है। उसके पश्चात में बात की जाए तो दूसरी चीज निकलकर सामने आती है कि इतिहासकार कहते हैं कि मंगोल जो थे वो हूण जो थे वो मंगोलों की तरह थे, बर्बर जनजाति थी। भारत में धन संपदा को इन्होंने लूटा और कुछ इतिहासकारों ने इन्होंने भारत में आकर धन संपदा को लूटा। कुछ इतिहासकारों ने का बताया है कि जैसे कि बंजारा, गुर्जरों की ये उपजातियों की इनकी संख्या भी दी है। जो बंजारा हैं, वो गुर्जर हैं, उनकी उपजाति के रूप में भी इनको माना गया है। लेकिन हूणों की उत्पत्ति को लेकर कुछ इतिहास कहते हैं कि हूण जो थे वो राजपूतों के पूर्वज थे। किसके थे? राजपूतों के पूर्वज थे। बात कुछ भी रही हो, लेकिन हम इस तरीके से कह सकते हैं कि हूणों की उत्पत्ति मुख से काकेशस से मानी जाती है। इससे मानी जाती है, काकेशस से हूणों की उत्पत्ति को माना जाता है। अब काकेशस कौन थे? मानी जाती है काकेशस से इनकी उत्पत्ति को माना जाता है। तो हूणों की उत्पत्ति किससे मानी गई है? काकेकस से मानी गई। उन्होंने अपना विस्तार काकेशस से मानी जाती है। वहां से इन्होंने अपना जो विस्तार किया मध्य एशिया व दक्षिण एशिया के अन्य देशों में फैलना चालू कर। मध्य एशिया और दक्षिण एशिया के देशों में जब इन्होंने अपना फैलना चालू कर दिया है, ठीक है, तो भारत का में इनका प्रवेश पश्चिम से हुआ है। कहां से हुआ भारत में प्रवेश इनका? भारत में इनका प्रवेश कहां से हुआ है? पश्चिम से हुआ है। पश्चिम से इनका भारत में प्रवेश माना जाता है, ठीक है, जिसका समय लगभग 450 ईस्वी का माना जाता है। कितने का माना जाता है? 450 ईस्वी का इनका समय माना जाता है।
हूणों के द्वारा चलाए गए सोने के सिक्के को हूण कहा जाता था। इनके द्वारा जो सिक्के चलाए गए, कौन से? सोने के सिक्के, इनको क्या कहा जाता था? हूण कहा जाता था। क्या कहा जाता था? इनको हूण कहा जाता था। इस जाति के लोगों को चीन में हुयान, ऐसे जाति के लोगों को चीन में हुयान या हूण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हूण कहा जाता है, जो कि चीन के हुनाब प्रदेश से संबंधित है। चीन के कौन से प्रदेश से स्थित है? हुनाब। हुनाब प्रदेश से संबंधित है। देखिए स्कंदगुप्त का आगमन, अब टॉपिक जो चल रहा है, अब दोबारा से देखिए। हूण मध्य एशिया की मंगोलों की तरह एक बर्बर जाति के रूप में माना जाता है। कुछ इतिहासकार कहते हैं गुर्जर या बंजारों की उपजाति थी, तो कुछ कहते हैं राजपूतों की उपजाति थी। बात चाहे कोई भी रही हो, लेकिन इनका भारत में जो प्रवेश हुआ है वो पश्चिम से हुआ है। 450 ईस्वी के अंदर इनका प्रवेश हुआ है। हूणों के द्वारा जो सोने के सिक्के चलाए गए थे, उसे हूण कहा जाता था। चीन में, आगे देखिए, चीन में ये इनको हुआन या हूण कहा जाता है, और इनका जो जिस प्रदेश से ये निकले थे उसको हुनाब कहा जाता है। स्कंदगुप्त और हूण आगमन। स्कंदगुप्त और हूण। देखो हूणों का भारत में, देखिए बालको, हूण भारत के राजनीतिक नक्षत्र पर तब तक आते हैं जब तक एक शक्तिशाली गुप्त शासक स्कंदगुप्त उनके शासन काल में मध्य एशिया की हूण जाति को लगातार सैकड़ों हमलों के द्वारा ललकारा। मध्य एशिया की एक जो जाति है, हूण जाति के लगातार सैकड़ों हमलों का उसको क्या करना पड़ता है? ललकारा गया। यद्यपि स्कंदगुप्त इन हूणों के द्वारा किए गए आक्रमण में वह सफल नहीं हो पाता होने दिया। स्कंदगुप्त ने हूणों के आगमन को किसी भी तरीके से सफल नहीं होने दिया। स्कंदगुप्त की विजयश्री को धुंधल ही रही। स्कंदगुप्त ने अंतिम समय में इनकी आक्रामकताओं के साथ संघर्ष में व्यतीत हुआ। कालांतर में गुप्त काल की शक्ति क्षीण होने के कारण संधि काल में हूणों के राजा तोड़मान, हूणों के जो राजा थे, क्या नाम था उसका? तोड़मान। हूणों के राजा तोड़मान ने आर्यवत अर्थात मालवा मध्य प्रदेश पर विजय प्राप्त करने के बाद भारत में स्थायी निवास कर लिया। मालवा पर विजय प्राप्त कर लिए और स्थायी निवास कर लिया। जब स्थायी निवास कर लिया है तो उसके पश्चात तोड़मल के बाद उसका पुत्र मिहिरकुल ने पंजाब पर आक्रमण कर उसे अपने अधीन कर लिया। तोड़मल के बाद में इसका पुत्र आया जिसका नाम क्या है? मिहिरकुल। इसने पंजाब पर आक्रमण किया है। पंजाब पर आक्रमण करके इस पर विजय प्राप्त कर लिया। ठीक है, हूणों का राजा तोड़मल। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा हूणों का राजा तोड़मल।
हुणों का राजा तोड़मान, तोड़मान सॉरी, तोड़मान हुणों का सबसे प्रतापी शासक माना जाता है, सबसे महानतम सम्राट के रूप में, शासक के रूप में सॉरी माना जाता है। इसके पुत्र मिहिरकुल व तोड़मान ने मथुरा तक्षशिला में संयुक्त रूप से अभियान किया और वहां बहुत रक्तपात किया। देखिए इसका जो पुत्र है तोड़मान और इसका पुत्र दोनों ने संयुक्त आक्रमण किया है। कहां पर आक्रमण किया? संयुक्त मथुरा। कहां पर आक्रमण किया इन्होंने? संयुक्त आक्रमण जो किया है मिहिरकुल ने, उसने मथुरा में तक्षशिला, मथुरा और तक्षशिला पर जब संयुक्त आक्रमण कर किया है और यहाँ पर विजय प्राप्त की है और रक्तपात किया। ठीक है। जैन ग्रंथ कुबले माल के अनुसार तोड़मान ने चंद्रभागा नदी पर स्थित पवैया नगरी से भारत पर शासन करता था। जो जैन ग्रंथ है, जैन ग्रंथ कहते हैं, जैन ग्रंथ क्या कहते हैं? जैन ग्रंथ कुबे जैन ग्रंथ कोवलिया माल के अनुसार तोड़मान ने चंद्रभागा नदी के पास स्थित पवैया नगरी पर पवैया नगरी पर शासन करता था। इतिहासकारों के अनुसार पवैया नगरी कहां पर स्थित थी? ग्वालियर के पास स्थित। तो ये राजा तोड़मान के बारे में एक बार दोबारा सुन लीजिए। राजा तोड़मान सबसे प्रतापी शासक था हुणों का। इसने अपने पुत्र मिहिरकुल के साथ में मथुरा और तक्षशिला पर अभियान किया, जिसके बारे में हमको, और वहां रक्तपात किया। ठीक है, संयुक्त रूप से अभियान किया है और वहां पर बहुत ज्यादा रक्तपात किया है। जैन ग्रंथ कुबलेमाला के अनुसार कहा गया है कि उसने के अनुसार इसने तोड़मान ने चंद्रभागा नदी के किनारे पर स्थित पवैया नगरी से भारत पर शासन करता था। और इतिहासकारों के अनुसार पवैया नगरी जो है वो ग्वालियर के पास में स्थित थी। यशोवर्मन द्वारा हुणों का दमन। अब देखिए हुणों के अत्याचार का मुकाबला स्थानीय शासक यशोवर्मन तथा बालादित्य ने मिलकर किया था। एक तो यशोवर्मन था, दूसरा जो शासक था बालादित्य था। दोनों ने मिलकर इन हुणों के आक्रमणों का सामना किया। हुणों के आक्रमण का सामना किया। यह 528 ईस्वी का बताया जाता है। यशोवर्मन के आक्रमण से हुण पराजित जरूर हुए थे, किंतु अपने मूल स्थान मध्य एशिया नहीं गए। और जब ये मध्य एशिया नहीं गए, बल्कि हिंदू संस्कृति और सभ्यता को इन्होंने आत्मसात कर लिया और भारत का अंग बनकर ही ये अपने इसी धरती का अंग बनकर ही विलीन हो गए। अब बात की जाती है धर्म के बारे में। इसके बारे में बात की जाती है धर्म के बारे में। धर्म के बारे में ऐसा माना जाता है कि हुणों का जो धर्म था वो कौन सा था? शैव धर्म का। हुण किस धर्म के अनुयायी थे? शैव धर्म के अनुयायी। उन्होंने
जो नारा दिया था वो दिया था हर हर महादेव का। कौन सा नारा दिया है इन्होंने? हर हर महादेव का नारा दिया था। हूण जाति बहादुर और पराक्रमी होने में कोई संदेह नहीं था। ये नहीं कह सकते कि हूण जो थे वो बहादुर थे और पराक्रमी थे। उन्होंने भारत भूमि को आत्मसात कर लिया था। इतिहासकारों का कहना भी न्याय संगत है कि 8वीं शताब्दी में राजपूत युग में हूणों का रक्त मिश्रित हो गया। इस आक्रमण का क्या उद्देश्य रहा, क्या प्रभाव रहा, उसके बारे में देखिए हूणों का मध्य एशिया से नरसंहार क्रूर व बर्बर जाति के रूप में हमलावरों की शक्ल में भारत पे चढ़ाए थे, किंतु अंत में भारतीय संस्कृति रीति रिवाज में आत्मसात करके मुख्य धारा में विलीन हो गए और अन्य आक्रमणकारियों को सदा सदा के लिए भारतीय बना दिया। हूणों के आक्रमण से गुप्त शासकों की कमजोरी का पता चला। जब हूणों का आक्रमण हुआ तो हूणों के आक्रमण से जो गुप्त शासक थे, इनकी कमजोरी का पता चला कि इनके अंदर कितनी कमजोरी है और किस तरीके से शासन को नहीं कर पा रहे। तो इसके साथ ही पश्चिमी तथा मध्य एशिया की जातियों का आक्रमण का जो सिलसिला है वो भी शुरू होता हुआ चला है। तो ठीक है बालकों, आज हम जो पढ़ रहे थे हूण, आज हम जिस टॉपिक को हमने पढ़ा है उसका नाम था हूण जनजाति के बारे में। टॉपिक पढ़ा था। इस टॉपिक के अंदर मुख्य रूप से हमने हूण जाति के बारे में पढ़ा था। उन्होंने किस तरीके से भारत में अपना एक आक्रामक जाति के रूप में निकलकर सामने आई, किस तरीके से अपना प्रभाव स्थापित किया, इन सारी चीजों के बारे में हमने इस टॉपिक के अंदर पढ़ा था। इस टॉपिक के अंदर पढ़ने के पश्चात में यहाँ पर हूणों के अंदर का सबसे शक्तिशाली शासक जो था तोरमान था। तोरमान ने अपने पुत्र मिहिरपुर के साथ में मथुरा पर आक्रमण किया और मथुरा पर आक्रमण करते हुए मथुरा के साथ में तक्षशिला पर आक्रमण करते हुए रक्तपात किया। पवैया उसकी जैन ग्रंथों के अनुसार उसकी शासन की राजधानी हुआ करती। बात रही हो कुल मिलाकर कुछ भी नहीं हो, नहीं तो उस समय अगर देखा जाए शासन करने वाले जो गुप्त शासक थे उनकी कमजोरी का भी हमको पता चलता है कि किस तरीके की उनके शासन में कमजोरी थी। हम अगर कुल मिलाकर कह सके तो हम कह सकते हैं हूण आक्रमण का प्रभाव ये रहा कि हूण भी इस भारत की मिट्टी के अंदर आज बाहर से आई हुई जनजाति भी मिल गई, तो एक संस्कृति और सभ्यता का अंग बन गई। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि इस प्रकार भारतीय सभ्यता और संस्कृति का प्रसार सभी दिशाओं के अंदर होता हुआ चला गया। आज के इसी टॉपिक के साथ में बेटा आपका ये जो है क्या कहते हैं चैप्टर 3 वो आपका भार्य आक्रमण और जो है भार्य आक्रमण और संस्कृति का आत्मसातीकरण जो आपका तीसरा जो चैप्टर है वो तीसरा चैप्टर कुछ इसी प्रकार यहाँ पर समाप्त होता है। भार्य आक्रमण एवं आत्मसातीकरण जो इस सब चैप्टर का नाम है वो यहीं पे ही समाप्त होता है। कल हम एक नवीन टॉपिक नवीन चैप्टर को लेकर सामने आपके साथ में आएंगे और वो नवीन चैप्टर और नवीन टॉपिक जो होगा वो होगा मुगल आक्रमण प्रकार और प्रभाव, भारत पर किस प्रकार अरबों का आक्रमण हुआ है, अरबों के आक्रमण के क्या कारण थे। तो इन सारी चीजों के बारे में हम कल फिर आएंगे आपके पास में। आज के लिए इतना ही, ठीक है बेटा। पढ़िए ध्यान से, अच्छे तरीके से रहिए और कंटिन्यू ऑनलाइन एजुकेशन का पूरा फायदा उठाइए। आज के लिए बस इतना है, ठीक है बेटा।